बिग एंड बोल्ड, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रार्थना के साथ आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क में, जहां पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, वहां नॉर्थ लॉन में चल रहा है इस समय योगाभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं और मौजूद हैं 180 देशों के प्रतिनिधि। एक बार फिर आपको वहां लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे क्या हो रहा है वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ। योग दिवस इंसेप्शन के बाद ये 9वां साल। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। आप देख रहे हैं बिग एंड बोल्ड, और बिग एंड बोल्ड में सबसे पहले आपको आज क्या दिखाएंगे? आपको दिखाएंगे पीएम मोदी की योग डिप्लोमेसी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश से निकलकर विदेशों तक कैसे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा, भारत की जय जयकार हुई। अमेरिका में बॉस, विश्व कल्याण का योग। और इसके अलावा बिग एंड बोल्ड में ये भी आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में अब कौन सा माफिया योगी के बुलडोजर से थर थर कांप रहा है। और इसके साथ बात गंगा जमुना जैसी जीवनदायिनी नदियों की भी होगी। बताएंगे कैसे इन पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। बिग एंड बोल्ड एक्सप्लेनर में ये सब आप देखेंगे और साथ ही आपको महायुद्ध के मैदान से भी खबरें क्या है आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि कैसे पुतिन के खेले में ज़ेलेंस्की ने महाविनाश की सेंध लगा दी है। ये तमाम अहम खबरें, लेकिन पहले ये अहम खबर, बिग एंड बोल्ड। विश्व योगा दिवस पर यूनाइटेड नेशंस के योग कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ किया योग। योगासन से पहले पीएम मोदी ने ध्यान लगाया और ओम का उच्चारण किया। और यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर से पीएम मोदी का विश्व को एकता का संदेश। कहा योग का मतलब है यूनाइट करना, एकजुटता। योग के साथ पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। योगासन से पहले पीएम मोदी ने गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। विश्व योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में योगासन का नेतृत्व कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास कैसे रचा। योग को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए। संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों ने योग दिवस पर योगासन किया। अमेरिका, यूरोप में योग करने वाले लोगों की तादाद 17% से ज्यादा बढ़ी है, ये एक स्टडी बताती है। यानी दुनिया ने भारत की संस्कृति का लोहा माना। भारत के विश्व में योग गुरु की पहचान बनी। 47 मुस्लिम देशों में भी योग दिवस मनाया गया और योग के विरोध पर पाकिस्तान एकदम अलग थलग दिखाई दिया। आज पूरी दुनिया ने भारत के साथ मिलकर योग किया है। इस साल इंटरनेशनल योगा डे की थीम, जैसा मैंने आपको बताया, वसुधैव कुटुंबकम है। पिछले 9 साल में योगा डे कैसे ग्लोबल होता चला गया, ये रिपोर्ट बहुत जल्दी से देखिए। योग दुनिया के लिए महान सौगात है। इस संदेश के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग दिवस मनाया और लोगों के साथ योग किया। अमेरिका में पीएम मोदी ने योग की कमान संभाली तो वहीं देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज तक ने हिस्सा लिया। जबलपुर में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से योग के जरिए निरोगी रहने की अपील की। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रहे और गोरक्षपीठ में लोगों के साथ योग किया। लखनऊ के दारुल वर्सी मदरसे से ये योग की तस्वीरें सामने आई, जहाँ मदरसे के बच्चों के साथ यूपी के मंत्री दानिश आजाद ने योग किया। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में बाबा रामदेव ने दिल और फेफड़ों को दुरुस्त और मजबूत रखने वाले योगासन सिखाए। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योगासन करते नजर आए। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के बालासोर में लोगों के साथ योग किया, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुग्राम में योग किया। योग दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत पर मौजूद रहे और नौसैनिकों के साथ योग किया, जबकि सेना के जवानों ने एलओसी पर योग का शौर्य दिखाया। इतना ही नहीं, दुनिया भर से योग की शानदार तस्वीरें सामने आई। ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, माली, नेपाल समेत ओमान में योगा डे कार्यक्रमों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो बिग एंड बोल्ड में आप देख रहे हैं, एक तरफ पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है, तो वहीं कांग्रेस कैसे सियासी शीर्षासन पर अटकी हुई है, आपको दिखाएंगे बिग एंड बोल्ड के पॉलिटिकल सेक्शन में। लेकिन फिलहाल इस अहम खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका में दुनिया के दिग्गजों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा, भारत के भविष्य को लेकर उत्साहित हूं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पॉल रोमर ने कहा, भारत के पास दुनिया को रास्ता दिखाने की संभावनाएं हैं। जबकि पूर्व अमेरिकी एनएसए जॉन बोल्टन ने पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर कहा। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के दावों की पोल खोल दी। उन्होंने डॉर्सी के दावों के
उलट क्या कहा आपको देखना चाहिए। ट्विटर के पास सरकार की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। अगर हम स्थानीय सरकार के कानूनों का पालन नहीं करते तो हमें बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले जैक डोर्सी ने आरोप लगाया था कि भारत ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर दबाव बनाया था। और अब आपको बहुत जल्दी से लिए चलता हूं बिग एंड बोल्ड में सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए। न्यूयॉर्क में ये चर्चिल बे के करीब ये आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर, और यहां पर इस समय क्या चल रहा है वो तस्वीरें मैं आपको अभी दिखा रहा था। वापस लेकर चलूंगा जैसे ही फिर से वहां से तस्वीरें आनी शुरू होती हैं। फिलहाल आपको लिए चलता हूं इस अहम खबर की तरफ। प्रयागराज से अगली अहम खबर, शाइस्ता और जैनब के बीच बढ़ती दूरियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक के गुर्गे ने अशरफ की पत्नी को दी थी 2 करोड़ की लग्जरी कार। लग्जरी गाड़ी मिलने के बाद ही शाइस्ता और जैनब के बीच में दूरी बढ़ गई थी। गाड़ी गिफ्ट करने वाला फाइनेंसर खालिद जफर अभी तक फरार है। लग्जरी कार भी बरामद नहीं कर पाई है अब तक पुलिस। देवरानी और जिठानी के बीच में गाड़ी कैसे दूरियां लाने का सबब बनी। अगली अहम खबर, खनन माफिया और बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की संपत्ति को कुर्क किया गया है। सहारनपुर पुलिस ने लखनऊ में यह कार्रवाई की है। गोमती नगर इलाके के हाजी इकबाल की आलीशान कोठी कुर्क कर दी गई, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हाजी इकबाल 1 लाख का इनामी है और काफी वक्त से फरार है। उसके 4 बेटे आपराधिक मामलों में फिलहाल जेल में बंद हैं। और अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां जिले के टॉप 10 माफिया की लिस्ट में शामिल राकेश यादव के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई इस कार्रवाई में माफिया राकेश यादव के करीब 4.5 करोड़ के मकान को जमींदोज कर दिया गया। जीडीए का कहना है कि जिस मकान पर कार्रवाई हुई है उसका नक्शा पास नहीं हुआ था और अवैध तरीके से उसका निर्माण किया गया था। भोपाल से अगली अहम खबर, हिंदू युवक के गले में पट्टा डालकर धर्मांतरण के मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने देश में धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े कानून की मांग करते हुए विधर्मी बहुत उत्पात मचा रहे हैं, ऐसा कहा। उनके षड्यंत्र देश और धर्म के विरुद्ध बढ़ने लगे हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा, यह भारत है, मर्यादा से रहना सीख लिया जाए वरना मर्यादा सिखा दी जाएगी। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। मशहूर सिंगर हनी सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार पर धमकी देने का आरोप है। हनी सिंह को वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में शिकायत दर्ज कराई है। नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक दिन में ड्रग तस्करों के 128 ठिकानों पर छापेमारी की और 64 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 30 किलो गांजा, 345 ग्राम स्मैक और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड की अगली स्टोरी। बाबा बागेश्वर का एकांतवास खत्म हुआ। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। 5 दिनों के आत्ममंथन के बाद बाबा बागेश्वर वापस लौटे। एकांतवास के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने भक्तों को जीवन का सूत्र दिया। उन्होंने कहा, जब ताली बजती है तो गालियां भी पड़ती हैं। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की का चक्रव्यूह आपको मैं दिखाऊंगा आगे कि यह चक्रव्यूह कितना खतरनाक होता जा रहा है। ये पूरी खबर आगे आप देखेंगे। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको बहुत जल्दी से दिखाता हूं आज के पॉलिटिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले दिखाता हूं ये अहम खबर, ये पॉलिटिक्स की शुरुआत विपक्षी एकता की खबर के साथ। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनसे विपक्षी एकता की हवा निकलती नजर आ रही है। विपक्षी एकता की बैठक की तैयारियों के बीच पटना में कई दलों ने अपने पोस्टर्स लगा दिए हैं। किसी भी पार्टी के पोस्टर पर दूसरी पार्टी के नेताओं को जगह नहीं दी गई है। मतलब एकता की बात हो रही है लेकिन पोस्टर्स के जरिए सभी विपक्षी दल अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल को देश का लाल बताया गया है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि 23 जून की बैठक में पहले उसके एजेंडे पर विचार हो कि वो जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसको निरस्त करने के संदर्भ में पूरे जो विपक्षी दल हैं वो एक हो। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने बाकी दलों को एक चिट्ठी भी लिखी है। उसमें सबसे अपील की गई है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मुद्दे पर विपक्षी दलों की बैठक में सबसे पहले बात होनी चाहिए। यानी अभी बैठक शुरू भी नहीं हुई, विपक्षी दलों ने अपनी ढपली, अपना राग शुरू कर दिया है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, विपक्षी एकता को झटका देने वाली एक और खबर के साथ। महागठबंधन से अलग हो गए हैं जीतन राम मांझी, लेकिन वो एनडीए में शामिल हो गए। मांझी ने आज ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने एनडीए में शामिल होने का फैसला कर लिया। अमित शाह से मुलाकात के दौरान मांझी के साथ उनके बेटे और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन भी मौजूद थे। संतोष सुमन बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री थे और उनके इस्तीफे के बाद ही अटकलें तेज हो गई थी कि अब मांझी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो उधर न्यूयॉर्क
में, इनफैक्ट आप देखें तो पूरी दुनिया में योग दिवस के मौके पर मोदी मोदी होता रहा, लेकिन कांग्रेस क्या करती रही वो भी देखिए। हाथ में तिरंगा और मोदी मोदी के नारों की गूंज। एक तरफ अमेरिका में पीएम मोदी की एक झलक पाने की होड़, तो दूसरी तरफ योग दिवस पर यूनाइटेड नेशंस में भारत का डंका। यही बात कांग्रेस को नागवार गुजरी। कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए 2 ट्वीट किए गए। पहला ट्वीट कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने किया, जिसमें उन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का वीडियो शेयर किया और लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इकलौते भारतीय प्रधानमंत्री रहे जिनके स्वागत के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद दूसरा ट्वीट पंडित नेहरू की फोटो के साथ कांग्रेस ने किया। इसमें भी निशाने पर पीएम मोदी ही थे। कांग्रेस ने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम पंडित नेहरू का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसे लोकप्रिय और राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। हालांकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी पार्टी को नसीहत दे डाली। उन्होंने पार्टी के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा, हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। और अब अगली अहम खबर, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। इस लंबे ट्वीट में जयराम रमेश ने मणिपुर हिंसा की घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की तमाम खबरों के बीच मणिपुर में दर्द, संकट और पीड़ा का लगातार ये 50वां दिन है। पहले सरस्वती हारी, अब गंगा जमुना की बारी। क्या है पूरी खबर, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल 5 क्विक चेक्स जल्दी से आपको बताता हूं। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी महासंपर्क अभियान चला रही है। अभियान को और धार देने के लिए बीजेपी 10 राज्यों में कॉन्क्लेव करने जा रही है। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गज मंत्री शामिल होंगे। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुर्शिदाबाद में बीडीओ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने स्थानीय बीडीओ और ममता सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया। पंजाब में मुख्यमंत्री मान और राज्यपाल बनवारी लाल के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। आज मान के आरोपों का जवाब देने के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मान सरकार को घेरते हुए कहा कि आजकल बेवजह राज्यपाल पर दोषारोपण ज्यादा हो रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मान ने राज्यपाल और सरकार पर मिलीभगत के आरोप लगाए थे। कर्नाटक सरकार बकरीद की तैयारी में जुट गई है। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने प्रशासन से सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए कहा है। कानून तोड़ने वाले गौरक्षकों पर नजर रखने के आदेश भी दिए गए हैं। 29 जून को बकरीद मनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। मायावती ने लव जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी पर दहशत फैलाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सियासत से बचना चाहिए। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको दिखाता हूं बहुत जल्दी से इंटरनेशनल खबरें। शुरुआत इस अहम खबर के साथ, अमेरिका और चीन की खबर। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहकर संबोधित किया। यह पहला मौका है जब बाइडेन ने जिनपिंग के लिए तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया हो। एक दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और उम्मीद की जा रही थी कि इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा, स्थिति सामान्य होगी। लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिनपिंग को तानाशाह बोलकर तनाव कम करने की कोशिशों पर पानी फेर दिया। बाइडेन ने यह बयान चीन के जासूसी गुब्बारे को लेकर दिया। बाइडेन ने कहा, जब मैंने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया तो यह घटना तानाशाह के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान और चाइना से जुड़ी हुई। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने आतंकी साजिद मीर का वो ऑडियो सुनाया जिसमें वो 2008 के मुंबई हमलों के वक्त पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों को निर्देश दे रहा था। उस साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए भारत और अमेरिका यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर उस प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया। यानी चीन ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब होने से बचाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने आतंकी साजिद मीर का ऑडियो यूनाइटेड नेशंस में चलाकर पाकिस्तान का नकाब हटा दिया। साथ ही चीन की करतूत भी दुनिया के सामने रख दी। और अगली अहम खबर, रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना क्राइमिया पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है और इस हमले के लिए वो अमेरिका और ब्रिटेन से मिले लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि अगर अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों का इस्तेमाल क्राइमिया पर किया गया तो यूक्रेन की सबसे बड़ी भूल होगी। उसके बाद यह माना जाएगा कि यूक्रेन के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन ने भी रूस के खिलाफ सीधा जंग में खुद को शामिल कर लिया है। दरअसल यूक्रेन के पास अमेरिका का हाइमार्स और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल है जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था जिसे 2014 में अटैक करके पुतिन ने अपने कब्जे में लिया था। रूस के क्राइमिया से जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया था जिस पर पिछले साल अक्टूबर में जोरदार धमाका हुआ था और उसके बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। कर्च स्ट्रीट ब्रिज पर हमला आपको याद होगा। उसके बाद पूरे यूक्रेन को
मिसाइल हमलों से छलनी कर दिया गया था। और अगली अहम खबर भी रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नेटो में देशों को एक बार फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नेटो देशों ने रूस को धमकाने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उनकी चेतावनी के पीछे नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग का दिया गया बयान है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि हम सभी चाहते हैं युद्ध खत्म हो, लेकिन शांति बहाली का यह मतलब नहीं होगा कि हम रूस की शर्तों को मान लें और संघर्ष खत्म कर दें। इस बयान को रूस ने नेटो की धमकी के तौर पर लिया और चेतावनी जारी कर दी। हालांकि 16 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध में नेटो और रूस के बीच कई बार जुबानी जंग हुई, लेकिन दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई के हालात नहीं बने, वरना विश्व युद्ध की नौबत भी आ सकती है। रशिया और यूक्रेन के बीच ये लड़ाई है और ज्यादा इंटेंस हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। रूस के युद्धपोत से एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक किए गए जो सटीक निशाने पर लगे। इसके साथ ही दुश्मन की मिसाइल अटैक को भी फेल कर दिया गया। जापान सागर में यह वॉर एक्सरसाइज दुश्मन को सीधा संदेश है कि जमीन के बाद समंदर में रूस अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करने को तैयार है। एक तरफ समंदर में रूस ने ताकत दिखाई तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर 35 ड्रोन से बड़ा हमला किया गया। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने 35 में से 32 ड्रोन मार गिराए। वहीं रूस की सेना का दावा है कि यूक्रेन के 2 ड्रोन ने मॉस्को के करीब मिलिट्री गोदाम पर हमला किया, जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में रूस की सेना के पैर उखड़ने लगे हैं और यूक्रेन की सेना ने दोनेत्स्क के कई इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया है, जिसके बाद इलाके के कई गांवों में यूक्रेन का झंडा फहरा रहा है। और अगली अहम खबर रूस से। रूस में 4 साल पहले हुए सुखोई सुपरजेट विमान हादसे के मामले में पायलट को दोषी ठहराते हुए 6 साल की सजा सुनाई गई है। उस हादसे में 41 लोगों की मौत हुई थी। 4 साल पहले उस हादसे का जो वीडियो सामने आया था उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। उस वीडियो में रूस का सुखोई सुपरजेट रनवे पर तेजी से फिसलता नजर आया। आग की लपटों के से घिरे हुए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। विमान में 73 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे। कुछ ही देर में विमान के इमरजेंसी स्लाइड को खोला गया था और यात्रियों को तेजी से बाहर निकालने का काम किया गया, लेकिन उतनी तेजी से विमान भी आग की लपटों में घिरता चला गया। बहुत कोशिशों के बाद भी विमान के केवल 37 यात्री बचाए जा सके। रूस ने इस हादसे के लिए एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर केस शुरू किया गया। उस केस में 4 साल बाद विमान के पायलट को दोषी पाया गया और उसे 6 साल की सजा सुनाई गई। भारत में गंगा नदी को जीवनदायिनी मोक्षदायिनी कहा जाता है, मतलब जिंदगी देने वाली और जिंदगी के बाद मोक्ष भी देने वाली। लेकिन क्या होगा जब गंगा नदी का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि काठमांडू के इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट डराने वाली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालय के ग्लेशियर 65% तेजी से पिघलते चले जा रहे हैं और साल 2010 के बाद यह पिघलने की रफ्तार काफी तेज हो गई है। जो बर्फ 2000 सालों में खत्म होने वाली थी वो केवल पिछले 30 सालों में पिघल चुकी है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को मानते हैं। दावा है कि साल 2100 तक हिमालय के 75% ग्लेशियर खत्म हो सकते हैं और अगले 100 सालों में ग्लेशियर के पूरी तरह से खत्म होने का अंदेशा है। अगर ऐसा हुआ तो भारत समेत 8 देशों के 200 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। पानी की किल्लत और बढ़ जाएगी, बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा, साथ ही गंगा समेत हिमालय से निकलने वाली 12 नदियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसके साथ साथ तापमान में तेजी से इजाफा होगा और मौसम का चक्र भी बुरी तरह प्रभावित होगा। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर वो दिखाऊं, उससे पहले अभी आई बड़ी खबर आपको बता दूं। मणिपुर हिंसा को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जताया दुख। ट्वीट करके कहा, अभूतपूर्व हिंसा देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव है, लोगों से की शांति की अपील। और अब बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल क्विक टेक। आपको बता दूं, होंडुरास में महिलाओं की जेल में जबरदस्त गैंग वॉर हुआ। इस हिंसा में 41 महिलाओं की मौत हो गई। 2 गुटों में झड़प के बाद कुछ महिलाओं ने जेल में आग लगा दी। अधिकतर मौत आग में झुलसने की वजह से हुई। होंडुरास की राष्ट्रीय महिला जेल में लगभग 800 कैदियों को रखा गया है, जिसकी क्षमता से 2 गुना है। जापान में नसबंदी पर आई रिपोर्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। 1400 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 16,500 लोगों की सहमति के बगैर उनकी नसबंदी कर दी गई। इसमें 9 साल के कुछ बच्चे भी शामिल हैं। पीड़ित लोग अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया में क्रू मेंबर्स की सूझबूझ से बड़ा विमान हादसा टल गया। दरअसल चलते विमान में एक शख्स ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन विमान के स्टाफ ने उसे वक्त रहते रोक लिया। आरोपी की उम्र 19 साल बताई जा रही है। इंचेन एयरपोर्ट की पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे की हालत में था। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का एक और टूट चेहरा सामने आया है। काबुल में हत्या के आरोपी एक शख्स को खुलेआम फांसी दे दी गई। अगस्त 2021 से अफगानिस्तान में तालिबान राज है। इस दौरान अब तक 2 लोगों को फांसी दी जा चुकी है।
दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की सेहत दिनों दिन बिगड़ रही है। पाकिस्तान को उधार मिलना पूरी तरह बंद हो गया है, लिहाजा डॉलर की कमी हो गई है, जिससे खाद्य पदार्थों का आयात नहीं हो पा रहा। बंदरगाहों पर हजारों कंटेनर फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने कहा है कि स्थिति बेहद खराब है। और अब बिग एंड बोल्ड में अहम खबरें। मौसम के साथ शुरुआत। देश के कई इलाकों में जारी भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक हाई लेवल बैठक की। इस वर्चुअल बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि देश में हीट वेव वाले इलाकों में क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। एक दिन पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक की थी, जिसमें कई राज्यों में ज्वाइंट टीमें भेजे जाने का फैसला लिया गया था। और अब देश में कहां कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। कहीं बारिश होने वाली है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है और कहीं लू के थपेड़े भी इसी समय देखने को मिलने वाले हैं। यहां मैं बहुत जल्दी से आपको बता देता हूं, ये जैसा आप देख रहे हैं, यहां जहां पारा बाहर निकलकर इस थर्मामीटर को तोड़ देने पर ही आमादा है, यहां हीट वेव चलेगी। यहां जहां बादलों का बड़ा झुंड आप देख रहे हैं, यहां भारी बारिश होगी और जहां बादल अकेला है वहां बारिश होगी, लेकिन हल्की। अब जरा बहुत जल्दी से देख लीजिए, बाकी जगहों पर आपको दिखाई दे रहा है, ज्यादातर जगहों पर आपको हल्की बारिश ही भारत भर में देखने को मिल रही है। खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में बारिश होगी। आप देख रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के जगहों पर भी कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में भी। लेकिन खास तौर से आप ये देखें, अगर ये जो प्लेन है यहाँ पर, ये जो मालवा के पठार से शुरू होकर ये जो आगे जा रहा है, यहाँ पर आगे जाएंगे आप तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से आगे जाएंगे उड़ीसा। ये एक जगह पर लगभग समझ लीजिए कि ये इलाके आ रहे हैं। ये जो इलाके आएंगे ये हीट वेव का सामना करने वाले हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि थर्मामीटर बता रहा है कि इस जगह पर लू चलने वाली है। बाकी जगहों पर अमूमन तापमान बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगा और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश वाले बादल यहां पर कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में, वो भी मालवा वाले इलाके में, छत्तीसगढ़ में और इसके अलावा उड़ीसा में लू से सावधान रहने की आवश्यकता है। और अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जहां बाढ़ आई हुई है, खासतौर से सिक्किम और आसाम, वहां क्या हाल है। हमारे रिपोर्टर्स वहां गए हुए हैं और वहां से अनंत ने जो रिपोर्ट भेजी है वो आपके सामने रख रहा हूं। मॉनसून से पहले हुई झमाझम बारिश ने दिल्ली एनसीआर में सरकारी दावों की पोल खोल दी। सुबह सुबह हुई बारिश के बाद गुरुग्राम में सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। असम में भीषण बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। प्रदेश के 10 जिलों में करीब 21,000 लोग जलमग्न इलाकों में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 5 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है। ऐसा ही हाल सिक्किम का भी है। राजधानी गैंगटॉक में नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर भी तबाही का मंजर है। सैलाब में ट्रक और जेसीबी भी फंसे नजर आए। मूसलाधार बारिश से राजस्थान के कई इलाके जलमग्न हैं। बिपरजॉय तूफान भले ही गुजर गया है, लेकिन उसका असर अब भी दिख रहा है। तस्वीरें अजमेर की हैं। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद शहर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां पानी ना भर गया हो। आईएमडी ने राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के बाद लेह में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पहाड़ी इलाकों से तेजी से नीचे की तरफ आ रहे पानी की वजह से खतरा ज्यादा बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश के अमरावती और विजयवाड़ा में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर में कई जगह जलभराव ने जीना मुहाल कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में तेज बारिश में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। हादसे में 2 महिलाएं घायल हो गईं। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए व्हाट्सएप ने साइलेंस अननोन कॉलर फीचर लॉन्च कर दिया है। इस फीचर का ये फायदा है कि अब वो सभी फोन कॉल्स म्यूट हो जाएंगी जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है। अभी तक आपको व्हाट्सएप पर किसी भी अननोन नंबर से कॉल आ जाती है, उसकी रिंग बजने लगती है। इस फीचर को इनेबल करने के बाद ऐसा नहीं होगा और आपको इसके लिए व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर प्राइवेसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कॉल्स का ऑप्शन दिखेगा, जिसे क्लिक करने पर साइलेंट अननोन कॉलर का ऑप्शन आएगा, उसे आपको इनेबल कर देना है और उसके बाद व्हाट्सएप पर किसी भी अननोन कॉल की घंटी आपको परेशान नहीं करेगी। अभी बीच में यह देखा जा रहा था कि कई इंटरनेशनल कॉलर्स के नंबर से कॉल आ रही थी और बड़ा फ्रॉड हो रहा था। अब कम से कम अगर आप इस फीचर को इस्तेमाल करते हैं तो उस तरह के लोगों के अनावश्यक परेशान करने से बच सकेंगे। और अगली अहम खबर, विदेश यात्रा करने वालों के लिए 1 जुलाई से विदेशों में क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च की गई रकम पर सरकार टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स शुरू करेगी। और इसका मतलब यह है कि जुलाई के बाद आपको सरकार को बताना होगा कि आपने विदेशों में क्रेडिट कार्ड के जरिए कितना पैसा खर्च किया और कहां खर्च किया। सरकार उस रकम पर 20% टीसीएस वसूलेगी, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन को इसमें छूट दी गई। और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग योग्यता इसमें क्या है, स्नातक है। आवेदन jssc.nic.in वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं आप और अंतिम तारीख है 19 जुलाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ये जॉब्स यहां पर निकली हुई हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंजाब
पद है हाउस सर्जन। आवेदन आप कर सकते हैं nhm.punjab.gov.in और अंतिम तारीख 25 जून है। लास्ट डेट का ख्याल रखिएगा वरना मिस हो जाएगा। एनएचपीसी लिमिटेड में जेई जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर के लिए आवेदन nhpcindia.com पर आप जाकर कर सकते हैं। अंतिम तारीख 30 जून है। और एनआईटी हमीरपुर में पद जो है वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए है। आवेदन nith.ac.in के जरिए और अंतिम तारीख यहां पर 10 जुलाई है। और अब आपको बहुत जल्दी दिखाता हूं इन अपॉर्चुनिटीज के बाद ये खबरें। जल्दी जल्दी देख लीजिए, छूट ना जाए कहीं। शेयर बाजार ने आज दौड़ लगाते हुए नया इतिहास रच दिया। हरे निशान पर खुलने के बाद सेंसेक्स ऑल टाइम हाई को पार कर गया और 63,588 के लेवल पर पहुंच गया। निफ्टी भी 18,850 के पार पहुंचकर अपने रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंचा। हालांकि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई से फिसल कर बंद हुए। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर गिरावट देखने को मिली। चांदी जहां 1967 रुपए प्रति किलो सस्ती होकर 70,127 रुपए पर खुली तो 24 कैरेट सोने का भाव 486 रुपए सस्ता होकर 58,859 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से 2,880 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता रहा। 2025 से ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशन केबिन अनिवार्य हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की है। ये फैसला देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत कम करने, लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को कम करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए लिया गया है। यहाँ एक ब्रेक, बिग एंड बोल्ड स्पेशल लेकिन आ गया, कर रहा है आपका इंतजार। अखिलेश अकेले चुनाव लड़ने से डरते हैं क्या? छोड़ो तो ब्रेक के बाद। दो 2024 का चुनाव अखिलेश के लिए विरासत और सियासत दोनों बचाने का है। अखिलेश यादव ट्विटर से लेकर सियासी गलियारों में गठबंधन के लिए नए नए साथी तलाश रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले से बीजेपी के विजय रथ को रोकने का दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी इसी को लेकर अटैकिंग मोड में। अखिलेश को गठबंधन के फ्रंट पर घेरा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि वो मोदी योगी की जोड़ी से डरते हैं और चाहे कोई फॉर्मूला निकाल कर ले आए, किसी भी दल से गठबंधन कर लें, लेकिन 2024 का चुनाव अखिलेश हार जाएंगे। सवाल यह है कि बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई है और सवाल यह भी कि 2024 में जीत के लिए अखिलेश के पास वो कौन सा फॉर्मूला है। सवाल यह भी कि अखिलेश को नए साथी और समीकरणों की जरूरत क्यों पड़ रही है। यूपी में कैसे कांग्रेस हाशिए से एक बार फिर सेंटर में आ गई है। देखिए यूपी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी। क्या अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ने से डरते हैं? क्या अखिलेश को मोदी योगी की जोड़ी से डर लगता है? और क्या अखिलेश को 2024 में एसपी की बची हुई 3 सीटों के खिसकने का डर सता रहा है? अखिलेश ने अपना दांव चला। ट्विटर पर योग दिवस की बधाई देने के तुरंत बाद अखिलेश अपने एजेंडे पर आ गए। अखिलेश ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के लिए सभी दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी का साथ देने की बात कही। इससे पहले 19 जून को भी एक ट्वीट समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से हुआ था। अखिलेश यादव की फोटो के साथ बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों से समर्थन मांगा गया। बड़ा दिल दिखाने की बात कही गई। सियासी मंच हो या सोशल मीडिया, इंटरव्यू हो या चुनावी जनसभा, अखिलेश एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, तुम मेरा साथ दोगे तो बीजेपी हार जाएगी। गौर करने वाली बात यह कि अखिलेश ने कहीं भी यह दावा नहीं किया कि वो अकेले बीजेपी को हरा देंगे। अखिलेश हर जगह गठबंधन की बात कर रहे हैं। पार्टी हर बार गठबंधन में नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली की गद्दी में 2 बार से है, वो भी तो गठबंधन में ही चुनाव लड़ते हैं। तो गठबंधन में लड़ना कोई बुराई नहीं है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक फार्मूला दिया है और इस बात को कहा है कि एनडीए सरकार को पीडीए ही हराएगा। और पीडीए को बताया क्या है, भाई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान। और पीडीए का शोषण कौन कर रहा है? एनडीए।
एनडीए ही वो सरकार है जो पीडीए के हक छीन रही है, अधिकार छीन रही है, आरक्षण छीन रही है, उनके बच्चों की नौकरी छीन रही है, उनके खिलाफ नफरत वाली राजनीति कर रही है, जहर फैला रही है। तो वो सारा पीडीए एक होकर के एनडीए को हराएगा। 2017 में अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके बाद से छोटे बड़े कई चुनाव हुए। 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो अखिलेश ने राहुल के साथ गठबंधन किया। चर्चा तो खूब हुई, दावे भी खूब हुए, लेकिन रिजल्ट बीजेपी के फेवर में गया। और 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश मायावती के साथ मैदान में उतरे। बुआ बबुआ के नैरेटिव के साथ बढ़े, लेकिन यहां भी मोदी योगी की जोड़ी के सामने गठबंधन बेअसर रहा। 2022 के चुनाव में अखिलेश ने आरएलडी, राजभर समेत करीब 7 दलों से गठबंधन किया था। साम दाम दंड भेद के फॉर्मूले पर आगे बढ़े, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनी। से समाजवादी पार्टी की कमान उन्होंने अपने हाथ में संभाली है, तब से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पतन की तरफ बढ़ी है। 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, उपचुनाव हारे। इतने चुनाव हार चुके हैं। अखिलेश यादव ने हर तरह के जुगत, हर तरह के समीकरण बिठाकर देख लिए। कांग्रेस से गठबंधन करके देखा, बसपा से गठबंधन करके देखा, अपना दल से गठबंधन करके देखा, सुभाषपा से गठबंधन करके देखा, कई तरह के गठबंधन करके देख चुके, लेकिन परिणाम फिर भी सिफर है। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के बाहर के कई दलों को तलाश रहे हैं। अकेले लड़ने की हिम्मत अखिलेश यादव में नहीं है, क्योंकि पार्टी में भी आज उनकी सुनने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। सियासत की सबसे पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। अखिलेश इसी कहावत को अपने स्टाइल में सुना रहे हैं। 2019 का रिजल्ट दिखा रहे हैं। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी की कम हुई सीटों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि हमने 2019 में बीजेपी की सीटों को कम किया, लेकिन बीजेपी को अखिलेश की चिंता नहीं है। योगी राम और राष्ट्रवाद के साथ अब अखंड भारत की बात कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 इतिहास के कूड़े में फेंक करके सदैव के लिए समाप्त कर दी गई और कश्मीर भारत के कानून से चल रहा है। शांति और विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज अब कश्मीर के अंदर उपद्रव नहीं, अब पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर मांग होती है कि हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए, हम भी भारत के साथ शामिल होना चाहिए। चाहते हैं दलित पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। यूपी में 24 का चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बैक टू बैक कई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में अपनी पार्टी का लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया, लेकिन यह इलाका आरएलडी का है। दूसरा डेवलपमेंट ये कि जयंत की पार्टी आरएलडी के यूपी अध्यक्ष राम आशीष राय ने कहा कि यूपी का मुस्लिम कांग्रेस की ओर देख रहा है, इसीलिए कांग्रेस को यूपी के विपक्षी मोर्चों में होना चाहिए। नतीजा ये कि 2024 में अखिलेश और जयंत के गठबंधन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। के जयंत चौधरी उसको लेकर कैसे सवाल उठ रहे हैं? सब कुछ रिलेशन सामान्य है? बिल्कुल सामान्य है। हमारा जो गठबंधन है, जिन दलों से आरएलडी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, और वो आपको आगे भी दिखेगा। और भी जो गठबंधन हो सकते हैं उसके लिए 23 तारीख को बिहार में बैठक है। मुझे लगता है देश के सारे विपक्षी नेता जो बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हैं, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हैं, वो सब एक होकर के कोई न कोई रास्ता निकालेंगे जिससे एनडीए सरकार दिल्ली की गद्दी से हटे। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश जोड़ने की बात कर रहे हैं। बड़े दल और बड़े दिल की बात कर रहे हैं। अपना सियासी कुनबा बढ़ाने की जुगत में है, लेकिन पुराने सहयोगी अखिलेश को छोड़कर जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश से पहले ही किनारा कर चुके हैं। महान दल भी अखिलेश का साथ छोड़कर बसपा के हाथी की सवारी पर निकल चुका है और अब अपने सबसे पुराने सहयोगी आरएलडी के इस बयान के बाद अखिलेश दबाव में है। इसके साथ में रही बात आपकी जो समाजवादी पार्टी के साथ, तो मेरा ये बड़ा विनम्र अनुरोध आप सबसे भी रहता है कि ये प्रश्न समाजवादी पार्टी से पूछे। हमारी तरफ से तो अलायंस है ही, हम लोग मिलकर लड़ भी रहे हैं। पिछली भी हमारा जो विधानसभा इलेक्शन था उसमें हम लोग साथ थे, और आगामी आने वाले समय में भी चुनाव में भी हम साथ रहेंगे। क्योंकि कई बार आप लोग कहते हैं ये कि आप साथ नहीं दिखते, मंच पर नहीं दिखते, तो जब राजनीतिक रूप से सभी दलों के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं तो उसमें आवश्यक नहीं कि दूसरे दल की भी सहभागिता हो। चुनाव जीतने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: नेता, नारा और नैरेटिव।
यूपी में अखिलेश खुद को विपक्ष के नेता के तौर पर प्रेजेंट करना चाहते हैं और अखिलेश का नारा 80 हराओ भाजपा हटाओ का है। नैरेटिव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का है। एक्सपर्ट की माने तो आरएलडी जिस लाइन को आगे बढ़ा रही है, अखिलेश भी इस बात को जानते हैं। और क्या यही वजह है कि अखिलेश ने अपने फार्मूले का नाम पीडीएम, पिछड़ा, दलित और मुसलमान की जगह पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रखा? उत्तर प्रदेश में हाल में ही हुए नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। सियासी जानकार कहते हैं कि ये ट्रेंड अखिलेश यादव के लिए ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि इस ट्रेंड से लगता है कि अखिलेश यादव कमज़ोर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर जो मुस्लिम वोटर्स का झुकाव है वो कांग्रेस की ओर दिखाई दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या जो है वो 30 से लेकर 50% तक है। वहीं पर जो जाट वोटर्स हैं उनकी संख्या भी 6 से लेकर 12% तक है। ऐसे में इन सीटों पर जाट और मुस्लिम जो है वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। जो सेट उभर कर आया है, जो ट्रेंड उभर कर आया है नगर निगम के और नगर निकाय के चुनाव में, अगर यही ट्रेंड लोकसभा के चुनाव में रहता है तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के लिए परेशानियां जो है और बढ़ सकती हैं। यूपी की कुल आबादी का करीब 20% हिस्सा मुसलमानों का है। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 3 करोड़ 84 लाख है और यूपी की सियासत में मुसलमान मैटर करता है। यूपी की 29 लोकसभा सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। 6 लोकसभा सीट पर मुस्लिम आबादी 40 से 50% है। 13 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% और 18 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट एकमुश्त एसपी के खाते में गया। मुसलमान सभा के साथ आए तो विधानसभा में अखिलेश का नंबर बढ़ गया। एक्सपर्ट की माने तो करीब 83% मुसलमानों ने एसपी को वोट किया था। 47 सीट वाली एसपी 111 के आंकड़े पर पहुंच गई। चुनाव चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, मुस्लिम वोट एकमुश्त पड़ता है। लोकसभा चुनाव में भी वोट एकमुश्त होकर ही पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी का लोकसभा में कद कम हो चुका है। अखिलेश के पास बस 3 सीटें बची हैं। ऐसे में मुस्लिम मोहल्लों में नई लाइन चल रही है। यूपी के मुसलमानों का दिल बदल रहा है और एक बार फिर यूपी का मुसलमान कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने की तैयारी में है। अखिलेश यादव लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 2017 में राहुल गांधी के साथ, 2019 में मायावती के साथ और 2022 में छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर अखिलेश यादव ने एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन अब अखिलेश यादव एक नई खिचड़ी लेकर आए हैं, पीडीए, जिसमें सीधे सीधे वो मुसलमानों को साथ नहीं ले रहे हैं, उन्हें अल्पसंख्यक बता रहे हैं। दरअसल कर्नाटक चुनाव में जो हुआ उसके बाद मुसलमानों का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ दिखने लगा है।